तो बच्चे रुचि भी ले रहे हैं और स्कूल से भी पुश है कि बुक्स पढ़ें, पुस्तकें पढ़ें। तो अभी जैसे अब मान लो हैरी पॉटर है या नैन्सी ड्रू है, ये सब पढ़ रहे हैं। वहां से आरसी मजूमदार तक का जो सफर है वो बहुत लंबा है। तो मैं चाहता था कि उनको एक स्टेपिंग स्टोन दिया जाए ताकि उनको थोड़ा सा पुश मिले उन पुस्तकों तक। तो वीकेंड हिंदू, आई एम होपिंग कि ये एक इट विल प्लांट अ सीड, ऐसी क्यूरियोसिटी, उत्सुकता उनके अंदर होनी चाहिए जो हम उनको धीरे से उस दिशा में हम उनको मोड़ पाए। आपकी बुक का जो टाइटल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है वीकेंड हिंदू। तो ये टाइटल कहाँ से आया आपके दिमाग में, और ये टाइटल जो है ये क्या बता रहा है इन अदर वर्ड्स कि वीकेंड हिंदू क्या चीज है? 7 दिन हो सकते थे हम, है ना? या तो हम तो पैदा ही हिंदू हुए हैं, अभी मनुष्य पैदा ही हिंदू होता है, बाद में कुछ भी कर ले वो। लेकिन तो वीकेंड हिंदू का क्या मतलब है? जिनको वो बहुत इंडिया जाके एकदम से ट्रैफिक बहुत लगने लग जाता है, उनको भैया बोलते नहीं आता, वो भाया भाया करते हैं, उनको धनिया नहीं बोलते आता, कोरिएंडर बोलते हैं। तो वो सबसे डेंजरस लोग हैं। सूडो फेमिनिज्म जो आजकल चल रहा है उसमें आजकल की महिलाओं को जो लगता है कि अरे ये मेरे को काम करना पड़ रहा है, मैं क्यों काम नहीं, मैं भी कमाने लगी तो मैं खाना क्यों बनाऊं? आदमी तो खाना नहीं बना रहा है। तो आप ये नहीं समझे कि अरे भैया आप मिट्टी थे, आप पानी थे। देना काम था, आदमी आकाश था, छत्र छाया की तरह से रहने दो उसको। आप में जो जादू है, तो आप ना अपनी शक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे। आपके अंदर एक शक्ति है और आप उसको स्वीकार करके एक्सेप्ट ही नहीं करते अपनी शक्ति को, तो वो कहीं और भी काम नहीं करती, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये घर में आप रहते हो, आपका परिवार सेफ रहता है, आपकी बच्ची आपके बच्चे सेफ रहते हैं, क्योंकि आप घर की ईएमआई भरते हो बैंक में। तब आपके पास वो घर रहता है जिसमें आपके बच्चे सेफ है। तो वो किसी भी कमरे में रहे, आपको पता है कि वो सेफ है। पर सोसाइटी की आप ईएमआई भर रहे हो क्या? आपके बच्चे बात है ये। तो आप सोचो, आप सोसाइटी धार्मिक अगर बनानी है आपको, कि आपको टेंशन ना हो कि मेरा बच्चा जा रहा है, बच्ची जा रही है, उसके लिए आप सोसाइटी में क्या दे रहे हो? नमस्ते, जय शिवाय। आज हमारे साथ वरुण जी हैं और आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि वरुण जी अमेरिका में रहते हैं, डाटा सेंटर्स में काम करते हैं और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं। और उसके बाद भी उन्होंने इस बात पर बहुत दिमाग लगाया कि हिंदू होना क्या है, और उनको लगा कि उनको ये पुस्तक लिखनी चाहिए इस बारे में, और लिखना चाहिए, सबको जानकारी देनी चाहिए कि हिंदू होना सच में क्या है। स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहने के बाद आप कैसे अपने धर्म को फॉलो करते हैं, कैसे क्या चीज़ें करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन कैसे सोचता है। तो वरुण जी, हम पहले शुरुआत करेंगे कि आपने आपके दिमाग में ये आया ही कैसे कि मुझे ये किताब लिखने की एक ज़रूरत है, या ये विचार कहाँ से आया कि ये होना क्या है? वो आपकी जर्नी है, तो आप बताएंगे। जी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी प्रकृति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है पुस्तक की लिखना क्यों है, क्यों। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, यूएस बोलो या कनाडा बोलो, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बाहर की जो स्कूल्स हैं भारत में, और इनफैक्ट भारत में भी बच्चे पुस्तक पढ़ने, मिडिल स्कूल में एटलीस्ट बच्चे पुस्तक पढ़ने में रुचि दिखाने लगे हैं। और करिकुलम जो है वो भी एनकरेज करता है कि आप एक हफ्ते में एक पुस्तक खत्म करिए, फिर उसके ऊपर अपना वो नोट्स लिखिए। तो एनकरेजमेंट स्कूल में है काफी पुस्तक पढ़ने का। तो अभी जो नैरेटिव चल रहा है कि सब लोग स्क्रीन में लगे हैं, ये है वो, इट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू। तो बच्चे रुचि भी ले रहे हैं और स्कूल से भी पुश है कि बुक्स पढ़ें, पुस्तकें पढ़ें। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमें कि हम कैसे बच्चों को, पुस्तकों में इंटरेस्ट तो ऑलरेडी है, तो हमको उनको सही पुस्तकें पढ़ानी है। हम क्या पढ़ाना चाहते हैं। तो मैं अगर इफ इट वाज अप टू मी, मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ श्री सीताराम गोयल जी की किताबें, मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ संजीव सान्याल जी की किताबें, विक्रम संपत जी की किताबें, आर सी मजूमदार जी की किताबें,
पर वहां तक पहुंचने के लिए वो जहां अभी हैं, जो पुस्तकें अभी वो पढ़ रहे हैं, वो गैप बहुत ज्यादा है। हाँ, तो अभी जैसे अब मान लो हैरी पॉटर है या नैन्सी ड्रू है, ये सब पढ़ रहे हैं, वहां से आरसी मजुमदार तक का जो सफर है वो बहुत लंबा है। तो बहुत मैं लंबा। चाहता था कि उनको एक स्टेपिंग स्टोन दिया जाए, ताकि उनको थोड़ा सा पुश मिले उन पुस्तकों तक। तो वीकेंड हिंदू, आई एम होपिंग कि ये एक इट विल प्लांट अ सीड, ऐसी क्यूरियोसिटी, एक उत्सुकता उनके अंदर होनी चाहिए, जो हम उनको धीरे से उस दिशा में हम उनको मोड़ पाए, ताकि वो उन ऑथर्स को पढ़ सकें। मैंने तो सिर्फ कुछ ही ऑथर्स के नाम लिए हैं, ऐसे बहुत सारे स्टॉलवर्ड्स हैं, पंकज सक्सेना जी हैं, अमित गनात्रा जी हैं। एक बार अगर वो इन ऑथर्स के कोट मतलब जाल में फंस जाए, मतलब मैं चाहता हूँ ऐसे जाल में फंसे हाँ। कोई, तो फिर तो कोई दुनिया का प्रोपेगेंडा इनके ऊपर नहीं चल काम नहीं सकता, करेगा। कोई इनको ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। बस मेरा ये उद्देश्य है, एक प्रयत्न है कि ये उस दिशा में जा पाए। तो वीकेंड हिंदू एक बहुत ही कोलोquial तरीके से लिखी गई है, मतलब कहानी के तरीके से लिखी गई है, जो इससे सिर्फ प्रीचिंग नहीं होती है, इट इज वो कहानी पढ़ के एंटरटेन भी होते हैं और थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी आता रहता है। तो उनको सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ एक नॉलेज वाली पुस्तक पढ़नी हाँ, है या एक हमारे जो बोरिंग पुराने ऋषि मुनि थे, आप देखो, सब लोग कहानी सुनाते थे। कहानी के क्योंकि तौर पे। कहानी के थ्रू ज्ञान सबसे आसानी से दिया जा सकता है। और इंसान का शायद सबसे ज़्यादा फ़ोकस भी तभी होता है जब वो कहानी सुन रहा होता है। एग्जैक्टली। बाकी आप ज्ञान की बात बोलो तो शायद दिमाग बीच में से गायब हो जाएगा। हाँ, कहानी सुनते में नहीं होगा, इवेंट टू इवेंट लिंक एक चेन एग्जैक्टली। जैसी बनी रहती है। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी चीज़ बताई कि आपने कहानी के रूप में उसे लिखा है। तो आपने ना जी, हमारे एक्चुअली देखा जाए तो हमारे पूरे धर्म की, सनातन धर्म की, हिंदू होने की एक सबसे बड़ी पावर का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर प्रयोग किया एग्जैक्टली। है, जो थी कि कथानक के रूप में किसी चीज़ को रखना। तो या तो इससे आपका अंतिम उद्देश्य क्या है कि बच्चे क्या सीखेंगे इसको? क्यों क्यों सिखाना है हमें ये? सबसे पहले तो ये प्रश्न आता है। जी, तो जैसे आपने शब्द का प्रयोग किया सनातन, जो इटर्नल हमेशा रहता है और हमेशा था और हमेशा है। उसका कारण ये नहीं है कि हम हमारे और आपके जैसे लोग थे जो ये धर्म को फॉलो कर रहे थे, हाँ, ये कोई रिलीजन नहीं है। ये जो यूनिवर्स के लॉ हैं, सनातन धर्म जो जो बाहर सब जगह हो रहा है, वही लॉज हम फॉलो कर रहे हैं, और वो लॉज क्योंकि हमसे इतने बड़े हैं, हम सिर्फ उनके सामने सर ही झुका सकते हैं। आप आज भी कोशिश कर लें, हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस हो गए हैं, पर जो 5 में से 4 पंचभूतों में से जो 4 हैं, हम उनके सामने कुछ नहीं कर सकते। अगर पानी ने डिसाइड कर लिया सुनामी लानी है, तो आपकी सिटी कितनी भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो, तो वो 2 मिनट भी नहीं टिकेगी। हुँ, वैसे ही अगर भूदेवी ने डिसाइड कर लिया कि भूकंप लाना है, तो क्या कर लोगे? मतलब वैसे ही आप तूफान आ जाता है, वो उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते। उनके सामने आप सिर्फ नतमस्तक ही हो सकते हो। तो हमको ये अंडरस्टैंडिंग सनातन के थ्रू आती है, कि और अपनी इतनी एग्ज़िस्टेंस की, ह्यूमन एग्ज़िस्टेंस की जो प्रकृति है, उसको उस बड़ी वाली प्रकृति के साथ तालमेल में चलाओ। एग्जैक्टली, बैलेंस बिगाड़ा तो तुम्हारे दुःख का कारण बनी वो। एग्जैक्टली। तो बस वो बात है कि आप बैलेंस में उनके चलो। अगेंस्ट तो जा नहीं सकते, बिकॉज़ नहीं, दैट्स अ वेरी लूजिंग बैटल। हाँ, आपको जीत हारना ही है। तो हाँ, आपको ये समझना है कि आप उस प्रकृति के साथ आप कैसे बैलेंस बना के चल सकते हो, ताकि वो सस्टेनेबल रहे। हुँ, तो वो करने के लिए हमारी लाइफ वैसी होनी चाहिए, हमारी दिनचर्या वैसी होनी चाहिए। तो हम सिर्फ आज जाके दिवाली मना के आ गए, आज जाके होली मना के आ गए। तो ये दिवाली, होली जो हैं, ये काफ़ी साइंटिफिकली प्रूवन, और एक कारण है जिनके कारण जो चीज़ें हम करते हैं, वो सब चीज़ और उसी समय क्यों करते हैं, उन सब हाँ, के पीछे कारण है। पर अगर मैं एकदम से उसमें हम बात करने लग जाएँगे, तो लोग बोर हो जाएँगे या उनको नहीं बात करनी है इस बारे में। तो हाँ, हम धीरे-धीरे आप करिए, आप अपनी दिनचर्या में उसको लाइए। तो उद्देश्य मेरा ये है कि जो बच्चे हैं वो ये बात समझे कि हम जभी भी कोई उत्सव मनाते हैं हमारा, वो सिर्फ मनाने के लिए नहीं मनाते हैं, उसके पीछे कोई कारण है। और उसको मना के घर आ जाना, कहीं बाहर जाके मना के घर आ जाने के बजाय, उसको अपनी दिनचर्या में हम कैसे वीव कर सकते हैं, कैसे उसको वी कैन मेक इट अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एवरीडे लाइफ। वो उद्देश्य है। क्योंकि
जैसे चाणक्य जी ने कहा है कि अगर आपकी संस्कृति को बचाना है, तो उसके बारे में बात करके होगा या किसी को और को बता के नहीं होगा, आपको वो संस्कृति लिव जीनी करनी पड़ेगी, पड़ेगी। हाँ। तभी वो संस्कृति बचेगी और अगर आप नहीं जी रहे हो, तो वो संस्कृति बचाने लायक भी नहीं। हाँ। तो तो हमको वो संस्कृति आप दिन-रात योगा की बात करते रहो और आप योगा करो ही ना, तो फिर क्या पॉइंट है? आपको योगा का एक आसन नहीं आए, आपको तो फिर कितना भी बात करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं। आपकी बुक का जो टाइटल है, वो बहुत ही जी, इंटरेस्टिंग है। वो है वीकेंड हिंदू। जी। तो ये टाइटल कहाँ से आया आपके दिमाग में? और ये टाइटल जो है, ये क्या बता रहा है इन अदर वर्ड्स कि वीकेंड हिंदू क्या चीज़ है? सातों दिन हो सकते थे हम, है ना? जी, या तो जी, हम तो जी। पैदा ही हिंदू हुए हैं, या फिर मनुष्य पैदा ही हिंदू होता है, बाद में कुछ जी, भी कर जी। ले वो। लेकिन तो वीकेंड हिंदू का क्या मतलब है? जी, ये ऑब्ज़र्वेशन से आया था। तो अच्छा। मैं क्योंकि अमेरिका में रहता हूँ बट मैंने बाहर के लोगों के साथ भी काम किया है, यूके के लोगों के साथ काम किया है, ऑस्ट्रेलिया में लोगों के साथ काम किया है। तो जब आप आपकी मातृभूमि से बाहर जाके आप अपनी कर्मभूमि में कार्य कर रहे हैं, तो आपको वहाँ के आपकी कर्मभूमि के कल्चर और रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से अपना हाँ, काम करना पड़ता है। तो अब क्या होता है कि हम यहाँ पे काम करने आए हैं, तो हम मंडे टू फ्राइडे तो काम कर रहे हैं, तो हम मंडे टू फ्राइडे हमको काम भी करना है, पैसा भी कमाना है, ये सबसे बड़ा एक वो रहता है और उसके लिए भी आए हैं और पैसा अच्छा कमाना चाहिए, उस पे भी हम आएँगे। हाँ, पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है। हाँ। पर क्या होता है कि अगर आपका साल का आपका सबसे बड़ा पर्व मान लो दिवाली है, हुँ, वो दिवाली बुधवार को आ रही है, तो आई ना इस बार। तिथि के हिसाब से, तो आप बुधवार को मनाइए। हाँ, आप वीकेंड पे 2 घंटे दिवाली मना के क्यों आ रहे हैं, हाँ, राइट? तो आप पॉइंट ये है कि उसका एक अगर आप ये समझ जाएँगे कि वो क्यों बुधवार को आ रही है, वो क्यों मंगलवार को आ रही है, एक बार ये दिमाग में फिट हो जाता है, तब आपको ही समझ में आएगा कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो फिर आप अपने आप ही अपनी आपकी वर्क लाइफ आप करते हैं ना बाकी चीज़ों के लिए बैलेंस, आपको नेशनल पार्क घूमने जाना रहता है, तो आप करते हो ना एडजस्टमेंट, तो इसके लिए भी करो एडजस्टमेंट। हाँ, फ़र्क सिर्फ़ इतना ही है, हमने इसको इनफ इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, जितना देना चाहिए। तो एक बार वो क्लिक हो जाए हमारे दिमाग में कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये हमारे लिए नहीं है, हमारे आपके लिए नहीं हो सकता, मे बी हमारे बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है। तो उनको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार हमने तो हमारे माता-पिता ने जैसी दिवाली देखी उसका तो 25% ही हम देख रहे हैं, जो कि ऐसा ही होता है। सही बात। हाँ। मेरे को तो याद है हमारे घर में दिवाली आने के 1 महीने पहले से हमको डाँट पड़ने लग जाती थी हाँ। कि सफाई करो, पूरा घर एकदम साफ, पूरे हाँ, और मतलब वो दिवाली का पूरा माहौल ऐसा बनता था। हाँ, अब यहाँ पे सिर्फ़ एक सैटरडे जाके कहीं इवेंट है स्कूल में दिवाली मना के आ गए। तो ऑलरेडी बच्चों को नेक्स्ट जनरेशन में मैंने जो दिवाली देखी है उसका 20% 30% भी नहीं मिल रहा है। तो आप इमेजिन करिए नेक्स्ट जनरेशन को क्या मिलेगा। हाँ, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाँ, कि अगर हमको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है और ये प्रूवन है कि ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ यही एक लॉ है, धर्म है, जो नॉट एज़ अ रिलिजन बट लॉ कि जो आपको प्रकृति के साथ तालमेल बना के अगर आपको यहाँ रहना है, तो आपको वैसे ही रहना पड़ेगा। अगर आप ना माय वे और द हाईवे टाइप के अदर साइड वाले तरीके से रहोगे, तो ज़्यादा समय की बात नहीं है, सब रेगिस्तान बन जाएगा फिर, हाँ, बहुत जल्दी ही। तो अगर आपको फ्लरिश होना है, आपको अच्छे से रहना है, तो आपको तालमेल के साथ रहना, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप हाँ। नदी से, पहाड़ से लड़ ऑप्शन नहीं नहीं सकते। है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अभी क्या होता है कि जैसे आप और मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में रह रहे हैं, तो जी। यहाँ दिवाली की कोई छुट्टी नहीं होती। जैसे इस बार भी हुँ, हुँ। ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से दिवाली हमारे मुहूर्त, काल, गणना सब चीज़ के हिसाब से दिवाली की पूजा ट्यूसडे वाले दिन थी। ठीक है? जी, ट्यूसडे ऑफ़िस होता है आपका। तो जहाँ जी, आप इतने साल बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उससे 1 वीकेंड पहले दिवाली मना ली या उसके हाँ, 1 वीकेंड बाद में अभी इस वीकेंड पे सारे लोग बहुत सारे लोग पूरे मेलबर्न में दिवाली हो रही है इस वीकेंड पे। लेकिन जी, वो क्या है सार्वजनिक फंक्शन और वो सब चीज़ें हैं कि जी, भाई पब्लिक में क्या कर सकते हैं आप उसके लिए आप जी, वीकेंड पे जाइए पब्लिक। लेकिन वो जो एक आत्मा से अंदर से माँ लक्ष्मी से एक अबंडेंस से जुड़ जाने वाली बात थी वो करने जी, का बिल्कुल सही मुहूर्त तो 8:44 मेलबर्न टाइम के हिसाब से ट्यूसडे वाली रात को था। वो जी, जिसको करना था वहां से जो जुड़ना था
वो जो आप बात कर रहे हैं कि भाई आप अपना माइक्रोकॉस्म जो है वो मैक्रोकॉस्म के साथ बैलेंस में लाओ, अलाइनमेंट में लाओ एग्जैक्टली। एक बहुत अच्छे से। तभी आप फ्लरिश जी करोगे, तभी आपकी लाइफ बदलेगी, कुछ होगा, या आपके अंदर जी कोई अच्छा सा बदलाव आएगा, या आपको जी धन वैभव लक्ष्मी सच में चाहिए, तो कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है कोई ऑप्शन। संडे को दिवाली हम्म। की पूजा करने से वो धन वैभव लक्ष्मी नहीं आएगी, नहीं क्योंकि धन वैभव लक्ष्मी वहीं चली, और छुट्टी मिलेगी नहीं आपको, नहीं। क्योंकि तो आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, काम छोड़ना पड़ेगा उस दिन के लिए, दिवाली की पूजा जी टाइम पर करनी पड़ेगी, उतनी देर भूखे रहना है तो रहना पड़ेगा। तो ये सारी जी चीज़ें हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये ऑप्शनल है। ये आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि ऑप्शन जी। नहीं है, ये ऑप्शनल नहीं है। या तो और आप एक कैसे एक और बात समझाते हो मैं आप ये वाली बात बुक से? बस एक काउंटर एक बात को कि आपने कहा कि छुट्टी नहीं मिलेगी, और तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि अगर हम यूएस में तो एटलीस्ट मुझे पता है कि बहुत सारा वर्कफोर्स बहुत सारी कंपनियों में इंडियंस, एटलीस्ट द आईटी डिपार्टमेंट हाँ, इंडियन चलाते हैं। आप सोशल मीडिया पे देखिए कितने सारे पोस्ट आते हैं कि अरे इस कंपनी का सीईओ इंडियन है, इस कंपनी का सीईओ इंडियन है, हाँ, हर कंपनी का सीईओ इंडियन है। तो जब आप उतनी कमांडिंग पोजीशंस पर हो, तो फिर अब आप इंडियन हो, आपको हाँ, छुट्टी देने वाला इंडियन है, हाँ, तो फिर आप क्यों नहीं एडजस्ट कर पाते हो चीजें? हाँ। तो बहुत इट अच्छी इज बात जस्ट बोली एन आपने। इट इज अ चॉइस दैट यू आर मेकिंग हाँ, कि हमको नहीं, आप बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हो कि हमको नहीं फर्क पड़ रहा है। हाँ, हम थैंक्स गिविंग के दिन घर में बैठे रहेंगे पूरा लॉन्ग वीकेंड लेके, हाँ, या नेशनल पार्क घूम के आ जाएंगे, बट हम दिवाली सिर्फ वीकेंड पे जैसे तैसे करके मना लेंगे। हाँ, So this is the choice that we are making, and that is a very dangerous choice when it comes to the propagation of your culture. जो अगली जनरेशन के लिए है, we are setting a really bad example. वो concerning है मेरे हिसाब से। तो बच्चों, और फिर बच्चों को भी हम वही बेकार में वो समझा ही नहीं रहे, समझा पा ही नहीं रहे, क्योंकि खुद को नहीं पता है। तो इसमें हम्म, एडल्ट लोगों को आपने कैसे टारगेट किया? बात तो पहले ना हमारी जनरेशन, एडल्ट वाली जनरेशन को समझने की, बच्चों को तो हम बाद में समझाएंगे। हम ही जी कह रहे हैं कि वीकेंड पे दिवाली मनाना ओके है, हम ही ओके हैं, तो बच्चे क्या बोलेंगे? बच्चे तो तैयार हो जाएंगे, उस दिन मना लेंगे दिवाली। और आप उन्हें करेक्ट। जबरदस्ती करके और हड़का के धमका के ट्यूसडे वाले दिन तैयार करा दोगे, तो वो एक्चुअली उस दिन भी दिवाली मना लेंगे। आपने कहा तो होता। जी तो ये जी। एडल्ट को कैसे टारगेट किया आपने इस बुक में? तो मैंने स्पेसिफिकली एडल्ट को टारगेट नहीं किया है इसमें, अच्छा, क्योंकि ये स्टोरी एक मतलब 20-22 साल से के 24 साल बच्चे, तक के बच्चे अच्छा, की है। हाँ, तो इफ यू वांट टू कॉल हिम एन एडल्ट, बट पर जो पेरेंट्स की जनरेशन है, उनके हाँ, जो माता पिता हैं, वो उस नील एक कैरेक्टर है जो मेन कैरेक्टर है बुक का, उसके माता पिता भारत में हैं और वो पढ़ने के लिए यूएस आता है। अच्छा, वो उसकी कहानी है। तो हाँ, फिर वो यहाँ आके कैसे यूनिवर्सिटी का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, जो जो भारतीय स्टूडेंट्स पहले से आ चुके हैं, वो लोग जो ऑलरेडी ब्लेंड इन हो चुके हैं या अमेरिकनाइज हो चुके हैं, उनका प्रेशर, फिर जो अमेरिकन दोस्त हैं उनका प्रेशर। अमेरिकन दोस्तों का प्रेशर समझ में आता है मुझे, पर ये जो 2 साल 3 साल आके जो भारतीय अमेरिकन से ज्यादा अमेरिकन बन जाते हैं, उनका प्रेशर नहीं समझ में आता मुझे। वो जिनको वो बहुत इंडिया जाके एकदम से ट्रैफिक बहुत लगने लग जाता है, हुँ। उनको भैया बोलते नहीं आता, वो भाया भाया करते हैं, उनको धनिया नहीं बोलते आता, कोरिएंडर बोलते हैं। तो वो वो सबसे डेंजरस लोग हैं, हाँ, बिल्कुल क्योंकि ठीक कह रहे उनकी हो। रूट्स इतनी कमजोर हैं। हाँ, तो इनडायरेक्टली आई एम टेलिंग कि आपके जो घर में जो वातावरण था, उसके कारण आपकी रूट्स कमजोर हुई है। हुँ, पर ठीक है, जो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए किया, जितना करते बना उन्होंने किया। बिकॉज ऑनेस्टली मैं उस जनरेशन को ज्यादा ब्लेम नहीं करना चाहता, क्योंकि क्यों, भारत में हाँ। लास्ट 30-40 साल में जो इकोनॉमी थी, वो थोड़ी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी थी। सर्वाइवल के लोग थे वो सारे। वो उन करेक्ट, सबकी फाइट सर्वाइवल की थी। तो और सब तो हाँ छोड़ ही दो, उनको माफ़ करो। उनको हाँ। बख्श दो और थोड़े टाइम। आप और मैं यहाँ पे बैठ के हाँ, एनलाइटनमेंट की बातें कर पा रहे हैं, वो इसलिए हाँ, क्योंकि उन्होंने जितना भी किया उसका नेट हाँ, इफेक्ट ये आया है। हाँ,
राइट? तो मैं 1% भी उनको ब्लेम नहीं करता। एक्चुअली आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट जनरेशन। तो अभी क्या फैशन बन गया है कि अरे हमको तो कभी बताया ही नहीं, तो इसलिए हम को क्वेश्चन पता, करेंगे। हाँ, तो जब से क्वेश्चन पता चला करो। है तब से किताब उठा के पढ़ सकते थे, तब से कुछ कर करो। सकते थे, तो कर लिया क्या? नहीं करते हैं। हाँ, अभी उन्होंने तुमको इतना पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, अब खुद पढ़ लो। हुँ, तुम्हारे पास इंटरनेट है, लैपटॉप है, फ़ोन है, फॉर श्योर। हाँ, वो इंस्टाग्राम रील चलाते रहते हो, अगर तुम जियो का इंटरनेट लेके, तो एक archive.org पे फ्री में पुस्तकें अवेलेबल है, तुम हाँ, एक पुस्तक उठा के पढ़ लो। पर आज के ज़माने में, आज के टाइम पे कोई ये नहीं बोल सकता, एक्सक्यूज़ नहीं ले सकता कि मुझे नहीं पता या मुझे नहीं पता था, हाँ, कोई नहीं बोल राइट? सकता है ये वाली बात। तुम तुम्हारे अगर आप उड़िया हो, तो आपके बच्चे क्या घर में उड़िया बोलते हैं? आपके बच्चे क्या घर में तेलुगु बोलते हैं? क्योंकि नहीं बोल पाते। आपके बच्चे घर में मराठी बोलते हैं, आपके घर में बच्चे तमिल बोलते हैं। ये नहीं अगर बोल पाते, तो ये हमारी गलती है। हाँ, तो हमको ये मत बोलो कि अरे तो हम तो अमेरिका में रहते हैं, तो हम तो हिंदी बोल लेंगे, हिंदी भी इंग्लिश तो होता नहीं, सॉरी, हिंदी और आपकी लैंग्वेज तो होती नहीं, मदर लैंग्वेज, तो आप इंग्लिश ही बोलते हो। तो ये आवश्यक है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चर को प्रोपोगेट हाँ, करने के लिए। कई सारे वर्ड्स नहीं है इंग्लिश में जो आपके लैंग्वेज में होंगे, जो आपके घर बिल्कुल। में कल्चर होगा उसके लिए। तो और अगर हम आपको बोलते वो हैं ना वर्ड नहीं कि पता, तो किसी आपको इंसान एक्शन का नहीं पता। आईक्यू भी बढ़ जाता है, अगर उसे मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं, तो वो वैसे ही उसका आईक्यू बहुत हाई है, इंसान का। एग्जैक्टली। कुछ भी सीखने की उसकी उसके अंदर एक वो जो वो है कला है, वो बहुत अच्छी सी प्रबल सी शक्ति है उसके अंदर। जल्दी से सीख जी, जाएगा कोई भी नई चीज़। कुछ भी जी, सिखा लो ऐसे व्यक्ति को जिसको 4 5 6 7 लैंग्वेजेस आती हैं। लेकिन जी। नहीं, फिर अंग्रेज हिंदी बोल देंगे, अब तेलुगु जैसे बोल देंगे। इंग्लिश ही अगर किसी को आती है, आप उसको समझा दो कि आरती का क्या मतलब होता है। आप किसी की आरती उतार रहे हो, आप अक्षर पढ़ रहे हो, जी, बता दो आप उसको। बोले कि एक दिया लगा के घुमाओ, तो उसका मतलब ही नहीं, मतलब इट डजंट कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं हम। हाँ, हमारे तो मम्मी पापा इसीलिए डंडे लैंग्वेज। से भी आरती उतारते थे, चप्पल से भी आरती उतारते थे। वो आरती उतारना भी एक आरती उतारना है। पिटाई लगाने के लिए। तो मतलब वैसे बदल तो जाता है, बहुत आरती थी। कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। जी, एक जी। और एक्चुअली वो जो आरती उतरी है ना हमारे जैसी जनरेशन की, इसीलिए हम ये बात कर पाए। नहीं तो हम भी ही, शी, दे, देम ही बोल रहे होते अभी। हाँ, वो तो और भी खतरनाक है, ही शी दे देम। हाँ, नहीं, नहीं, बहुत ही अच्छा। तो इसमें ना जैसे आपने बात करी, तो मैं इस पे एक बात बोलूँगी कि मैंने कुछ फैमिलीज़ देखी, जो कि साउथ जी, इंडियन फैमिलीज़ हैं, स्पेशली। नॉर्थ इंडियंस को ज़्यादा थोड़ी-सी मैंने देखा है कि बाहर रह के थोड़ी ज़्यादा शर्म आती है कि हिंदी को पकड़ के रखें या हिंदी बोलें। जी, जी, तेलुगु जो बोलते होंगे, तमिल बोलते होंगे, कन्नड़ा बोलते होंगे, मलयाली बोलते होंगे, मैंने उनके अंदर देखा, उनके सारे बच्चे तेलुगु, तमिल, कलियाड़ी का बोलते हैं, सब ज़रूर डेफिनिटली, बोलते होंगे। उनके डेफिनिटली। सारी चीज़ों की प्रैक्टिस रहती है। तो वो साउथ इंडियंस ने थोड़ा ज़्यादा कल्चर बचाया है, बाहर रहने के ट्रू, बाद भी। है ना? हम डेफिनिटली। जो नॉर्थ इंडिया से आए लोग थे, तो उनका जी, कल्चरल अपभ्रंश वहीं हो गया था, इंडिया में ही हो चुका था। तो सारे इन्वेडर करेक्ट, आए, सब कुछ हुआ, तो हम तो वैसे ही वहीं जी। से ही बिगड़ गए कि कुछ भी कुछ का कुछ भी कर लो, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हम ऐसे हो गए। तो बाहर जाके ऐसे लोगों को जो हिंदी भाषी है ना, उनको फिर भी जी, थोड़ी-सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ये सब करने में। उनको ज़्यादा बहुत। अंग्रेज बनने की पड़ी रहती है। साउथ इंडियन वाले भी अंग्रेज होते हैं, बट वो तेलुगु हुँ, तमिल छोड़ के, कन्नड़ा मलयाली छोड़ के नहीं होते हैं, वो नहीं, साथ में नहीं। होते हैं उनके। तो ये जी, मैंने एक फ़र्क देखा है बाहर के लोगों में। तो हमारे हिंदी जानने वाले पढ़ने वाले लोगों को ज़्यादा समझने की और करने की बात है ये। तो इसमें जी, आप कैसे कहते हो कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, अगर हम आपकी बुक को पढ़ ले, कोई सीख जाए, तो वो जी, जैसे जीवन में चीज़ें ढालेगा, अपने कुछ भी करेगा, तो वो जी, एनवायरनमेंट तो सपोर्टिव है नहीं बाहर रहने के बाद, जी। तो वो शुरुआत कहाँ से करेगा? तो ये एक प्रश्न आता ही है कि अगर हम बुक पढ़ लिया, तो बुक में बहुत सारा ज्ञान मिल गया या कहानी एंटरटेनिंग थी। तो उसमें जैसे आपने पूछा कि करेंगे क्या? इसलिए मैंने बुक में एक सेक्शन डाला है जिसका नाम है 10 टैंजिबल्स। अच्छा, मतलब ऐसी 10 चीज़ें बताई हैं जो टैंजिबली आप आज शुरू कर सकते हो। मैं उसमें बहुत से ही आपको अच्छा। 3 बताता हूँ। सबसे पहला, एक एक कोई भी संस्था जो धार्मिक कार्य कर रही है, उसमें आप 1% जो आप चूज़ करो, आपकी एनुअल इनकम का, आपके हाउसहोल्ड इनकम का उतना परसेंट यू मेक श्योर कि आप उसको डोनेट करो। हाँ, डोंट से कि मैं मंदिर में आज से सेवा कर ली तो हो गया मेरा काम। मैं ये नहीं, एक आप स्पेसिफिक परसेंट, हमारे पास ज़कात नहीं है, टाइथ नहीं है, तो कोई और डिसाइड नहीं कर रहा है, हमारे पास वो लग्ज़री है। हाँ, राइट?
तो हम खुद ही डिसाइड करो ना, फिर हाँ, बी रिस्पॉन्सिबल। तो आप ये डिसाइड करो कि आप इतना पैसा, इतना परसेंट आप हर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जो धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही है आपके हिसाब से, उसको दीजिए। हाँ, दूसरा, आप खुद पढ़िए ताकि आप अपने बच्चों को कहानियां सुना सकें अपनी हिस्ट्री के बारे में, हाँ, सही कहानियां। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री स्कूल टेक्स्ट बुक के भरोसे छोड़ देंगे तो वो स्कूल टेक्स्ट बुक की गलती नहीं है, आपकी गलती है। क्योंकि जब तक वो स्कूल टेक्स्ट बुक पढ़ने चालू करें तब तक उनको इतना पता हो जाना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वो गलत है हाँ, पुस्तक में, या इनफ नहीं है। तो वो आप खुद पढ़िए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी घर में पर्व या उत्सव होते हैं, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, जितने भी धार्मिक कार्य कर रहे हो आप, उसमें आपके बच्चे इन्वॉल्व रहें। हाँ, वो दे शुड बी एक्टिवली इन्वॉल्व। बिल्कुल। तो मैं ये इसलिए एक बार फिर से उसको कर देता हूँ जी, 10 में से 3 बता रहा हूँ अभी सिर्फ, कि कुछ परसेंट डोनेट करिए, आप खुद डिसाइड करिए। दूसरा, कहानियाँ खुद पढ़िए ताकि आप बच्चों को पढ़ा सकें सही कहानियाँ, इसलिए वो ऑथर्स मैंने बताए। और तीसरा, सारे धार्मिक कार्यों में जितना ज़्यादा हो सके अपने बच्चों को इन्वॉल्व करिए, उनको एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। हाँ, ज़्यादा ये तो प्रॉब्लम आती है। खुद ही करना, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरी लाइफ़स्टाइल चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और पैसा जो है, आप आज 100,000 कमा रहे हो, आप 200,000 कमा रहे हो, 500 पैसा तो आप कभी भी इनफ नहीं कमाते हो, हाँ, कभी भी। तो आपको भी परसेंट ही देना है आपकी इनकम का, आपको कोई फिक्स्ड अमाउंट तो देना नहीं है। कोई आपके सर पे बंदूक रख के नहीं बोल रहा है कि टाइप 10 देना है, इतना देना ही है, कुछ हाँ, नहीं देना है। इतनी बड़ी लग्ज़री है आपके पास, तो आप क्यों नहीं देते हो? और बा ये घर में आप रहते हो, आपका परिवार सेफ रहता है, आपकी बच्ची, आपके बच्चे सेफ रहते हैं, क्योंकि आप घर की ईएमआई भरते हो बैंक में। तब आपके पास वो घर रहता है जिसमें आपके बच्चे सेफ हैं। तो वो किसी भी कमरे में रहें, आपको पता है कि वो सेफ है। पर सोसाइटी की आप ईएमआई भर रहे हो क्या? आप बहुत आपके सुंदर बच्चे बात है जब ये। स्कूल जा रहे हैं, तो आपको, बहुत ही अच्छी। आप सोचो, आप सोसाइटी धार्मिक अगर बनानी है आपको, कि आपको टेंशन ना हो कि मेरा बच्चा जा रहा है, बच्ची जा रही है, उसके लिए आप सोसाइटी में क्या दे रहे हो? आपको घर की ईएमआई भरना बंद कर दो, तो देखो आपको कितना सेफ रहता है, आपका घर ही नहीं रहेगा। हाँ, सेम चीज़ अगर आप सोसाइटी के लिए नहीं करोगे, तो सोसाइटी भी नहीं रहेगी आपके लिए वैसे बहुत ही सुंदर कंडीशन। तरीके से बताया आपने ये वाली बात। बहुत ही आसान शब्दों में। कोई कभी मैंने सुना नहीं किसी को ऐसे बोलते हुए कि सोसाइटी की ईएमआई भर रहे हो क्या? बहुत बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है ये। और इससे भी जी, इसके जी। बाद भी समझ में नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें एक चीज़ मैं आपसे पूछूँगी कि टीनेजर्स जैसे जैसे होते हैं, टीनेजर का जो जी, एक दिमाग हो जाता है या घर में ही आप देख लो बच्चा 20 साल का हो गया 21 उतना सुनेगा नहीं आपकी। जी। तो ऐसे बच्चों को कैसे डायरेक्ट करेंगे? जी, ये तो वही है, बात है कि हमने ये नॉर्म बना लिया है कि टीनेजर ऐसे होते हैं। हाँ, जबकि टीनेज एक सबसे पोटेंट समय होता है एक शिष्य का। हाँ, तब गुरुकुलों में उनको ब्रह्मचर्य में इनिशिएट किया जाता था, क्योंकि तब उनके अंदर जो एनर्जी है और उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है, वो उसको अगर अच्छे से हार्नेस और डायरेक्ट किया जाए, तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो कहाँ तक जा सकती है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि वो एनर्जी मिसडायरेक्टेड हो जाती है उस समय, हुँ, और वो हर जगह मिसडायरेक्टेड है, तो वो नॉर्म बन गई है कि हाँ, बच्चे ऐसे ही होते हैं। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं हर दूसरा शब्द अपशब्द बोलूँ और आप उसको नॉर्मलाइज़ कर लो, तो ये, और सभी लोग ऐसा बात करेंगे तो उनको लगेगा कि चलो सब ऐसे ही बात करते हैं आजकल। हुँ, तो ये हमारी गलती है कि हमने उसको नॉर्मलाइज़ कर लिया है। इट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। हाँ, तो पेरेंट्स बोलते हैं, "अरे हाँ, हमारी बच्ची तो बात ही नहीं करती है, हमारा बच्चा तो बात ही नहीं करता है, मिडल स्कूल में आके तो ऐसे हो जाता है, हाई स्कूल में आके तो ऐसे हो जाता है।" तो 1, वी आर गिविंग अप हाँ, ऑन आवर ओन किड्स, हाँ, एंड 2, वी आर नॉर्मलाइजिंग दैट टाइप ऑफ बिहेवियर। हाँ, तो वो कंडीशनिंग है इतने समय से, कि हमने ये बच्चों का ऐसा बिहेवियर नॉर्मलाइज कर दिया, क्योंकि अब वो शर्मा जी के भी बच्चे ऐसे हैं, गुप्ता जी के भी ऐसे ही हैं, हाँ, बंसी सबके ऐसे ही बच्चे हैं। तो फिर ये परसेप्शन है। आई डोंट हाँ, थिंक इट शुड बी लाइक दैट। हाँ और दूसरा क्या है किसी सही गलत चीज़ को सही करने में, डायरेक्ट करने में बहुत प्राण शक्ति लगती है। बहुत दिमाग खपाना पड़ता है, टाइम खपाना पड़ता है, बहुत जूझना पड़ता है। तो लोग ना उससे बचते हैं। क्योंकि वो आप पति-पत्नी आपस में ही इतना जूझ रहे होते हैं, तो बच्चों से कौन जूझेगा? वो भी एक फैक्टर है। और नहीं तो जी। उनको थोड़ी देर बाद सोचते हैं, "चलो तुम हटो अब तुम जाओ अपना काम करो। हमारे बस की नहीं है तुमसे बहस करना।" टैबलेट ले लो, फ़ोन ले लो, हाँ, जाके बैठ लड़ना, जाओ। बहस करना।
तुम्हें सही डायरेक्शन देने के लिए हमको खुद सही डायरेक्शन में रहना पड़ेगा। हमको खुद करेक्ट। बच्चे ने काउंटर क्वेश्चन किया, तो आपके पास आंसर होना चाहिए या एटलीस्ट जी, आपको ये पता होना चाहिए कि इस बुक में या इस जगह से चले जाओ आंसर मिल जाएगा तुमको। ठीक जी। है? और तो नहीं पता तो दोनों मिलके जाके दोनों ढूँढो। मिलके जाके ढूँढते हैं उस बात का आंसर, वो भी उतना भी करना चाहिए। वो सब नहीं करना पड़े तो उसके लिए छोड़ ही देते हैं कि चलो अपना टाइम आएगा तब पढ़ लेंगे, अपने टाइम पे जब करना होगा तो कर लेंगे, अभी नहीं समझ रहे हैं कोई बात नहीं जाने दो, ऐसे सोच के छोड़ हुँ, देते हैं। छोड़ना चाहिए जी, नहीं। तो इसमें राइट। जब आपने आपने एक इतनी सुंदर बात बोल दी कि सोसाइटी की एक ईएमआई भरना। तो हुँ, हुँ। इसमें हम ये कैसे देखेंगे कि जब हम बात करते हैं एक हिंदू यूनिटी की, हिंदू एकता की, क्यों होनी चाहिए? क्यों क्यों सोसाइटी के लिए करना है ये? और कैसे हम देखें कि जो ये हिंदू यूनिटी है या एकता है, तो ये हम और धर्मों में भी देख सकते हैं और धर्मों की भी हो सकती है। तो कैसे जी, डिफरेंशिएट करेंगे और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? और क्या देखते जी। हो? आपने भी वेस्टर्न कंट्री में रह के कुछ नोटिस किया है? मैंने भी किया है जब हम यूनिटी की और एकता की बात करते हैं हिंदुओं के मामले में। जी, जी, जी। तो हिंदू यूनिटी जो एक सब लोग उसके पीछे भाग रहे हैं कि हिंदुओं में कभी एकता नहीं हो सकती, हिंदू यूनिटी चाहिए, यूनिटी चाहिए। आई आई डोंट थिंक कि हिंदू यूनिटी चाहिए। वो एक मृगमरीचिका है, हम उसके पीछे भागते रहेंगे। हमारा जो जो कल्चर है, सनातन है, वो इतने इन्वेजन्स और इतने अटैक के बाद भी बचा रहा, इसलिए क्योंकि हमारे पास एक सर नहीं था काटने के लिए। एक अगर एक हेड होता, उसको काट दे, तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई हमारे पास इतना है। इट इज़ लाइक आवर रिलिजन उन जैसे बोलते हैं ना, देयर आर रिलिजन ऑफ बुक्स एंड आवर्स इज़ अ रिलिजन ऑफ लाइब्रेरी। हाँ, तो हम एकता इसीलिए नहीं चाहिए क्योंकि देन इट विल सब एक जैसे हो जाएँगे। कोई एक जैसा नहीं है, शैवाइट है, वैष्णवाइट है, सब सबकी अलग-अलग धारणा है, पर हमारे पास ये क्लियर है कि सब एक तरफ ही जा रहे हैं, एक ही जगह जाके इवेंचुअली मिलेंगे। आपका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। ये चीज़ इंटरनलाइज़ नहीं हुई है, इसीलिए ये डिफरेंसेस आते हैं और थोड़ा-सा इंटरनलाइज़ कर लेना, जैसे अभी मैं पुरुष हूँ, आप महिला हो, तो हम उसी के लिए लड़ने लग जाएँगे। हाँ। तो ये गलत है ना ये बात, हुँ, क्योंकि और एक्सपेक्टेशन भी गलत है कि मैं आपके जैसा बन जाऊँ या आप मेरे जैसे बन जाओ, ये भी गलत है। तो क्यों हमको सबको एक जैसा बनाना है और हाँ, क्यों यूनिटी हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शत्रुबोध की। हुँ, शत्रुबोध अगर एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू शत्रुबोध। हम घर में आप किसी भी घर में हर घर में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लड़ाई होती है, सब होता है। वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। घरों में होगा ही सब लोग साथ में रहेंगे तो। पर जब बाहर वाला आपके घर पे अटैक करता रहता है, तो घर वालों को सबको पता होना चाहिए कि इस टाइम पे वो बाहर वाला है और हम सब घर वाले हैं। हाँ। फिर वो जब चला जाए, तब फिर आप वाले आपस में लड़ते रहो। नहीं, बट आपको ये डिमार्केशन क्लियर होना चाहिए कि वो बाहर वाला है और ये अंदर वाला है हुँ, ना? तो शत्रुबोध अगर होगा, तो फिर ये प्रॉब्लम्स मिनियल हो जाती है। आपको आपको लगता है कि यार मेरा शर्ट अच्छा है, आप उसका शर्ट अच्छा नहीं है, कुछ भी बातों पे आप लड़ते रहो, इट डज़न्ट मैटर। तो दूसरा जो ये तो हिंदू यूनिटी की बात हो गई। दूसरा इकोसिस्टम की बात है। वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि पिक्चर में तो डायलॉग था कि सरकार हमारी है, सिस्टम उनका है, उस टाइप से चीज़ वो बड़ा फेमस हो गया डायलॉग। व्हिच इज़ नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। मतलब ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप हिंदू सोसाइटी को मास और क्लास में डिवाइड करेंगे, तो जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग मेजॉरिटी है, वो एक स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल क्लास या लीडर को देखते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी ड्यूटी है टू गिव डायरेक्शन टू द मासेस। हाँ, उनकी लीडर एक होता है, फॉलोवर्स बहुत सारे होते हैं, राइट? तो लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो हमारे इकोसिस्टम में जो अगर आप उसको बोल सको इकोसिस्टम, उसमें आपस में एक दूसरे को खींचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे एकदम से कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन बढ़ जाता है, अगर ये आपस में एक दूसरे को खींचने नीचे लाने के लिए जरूरत पड़े तो। पर वही कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन गायब रहता है जब किसी को ऊपर हेल्प उठाने करने की। की बात आती है। हाँ, तब कहाँ गया था आपका कोलैबोरेशन कोऑर्डिनेशन? जब तो वही तभी तो इकोसिस्टम नहीं बन पाएगा ना, हाँ, क्योंकि आप एक दूसरे को ही नीचे लाने में ज्यादा बिजी हैं। हाँ, तो आप एज अ लीडर ऑफ दैट हिंदू सोसाइटी और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ हिंदू सोसाइटी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने कंटेम्प्ररी बोल लो या दूसरे जो लोग एक्टिविस्ट हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको प्रमोट करो, उनको हेल्प हाँ, करो, हाँ, राइट?
तभी तो आप अकेले कब तक लड़ते रहोगे? ठीक है, आप ही लीडर बन जाओगे, वो बन जाओगे। पर ये इकोसिस्टम में जो प्रॉब्लम है कि एक दूसरे को नीचे लाने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगा देते हैं लोग। ये नहीं कि चलो ठीक है यार, इसने थोड़ा-सा कुछ गलत कर दिया, तो लेट्स मेक श्योर कि हाउ डू वी सॉल्व इट, बट मेक श्योर कि जो पर्पस है वो गलत नहीं हो, कि वो बात बात बिगड़े ना, जो हाँ, लार्जर कॉज़ है, हाँ। लार्जर कॉज़। तो वो हम भूल जाते हैं आई थिंक। तो एक तो स्टॉप फॉलोइंग हिंदू यूनिटी वाला मृग मरीचिका। देयर इज नॉट नो सच थिंग एज हिंदू यूनिटी, होना भी नहीं चाहिए, हाँ। क्योंकि फिर वी विल लूज द फैब्रिक ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली जो बात हम बोलते रहते हैं सब। अब सोचो आप पूरा इंडिया ही राजस्थानी हो गया, पूरा इंडिया तेलुगु हो गया, तो कितना कितना वियर्ड हो बोरिंग जाएगा। हो जाएगा। बोरिंग। कितने सारे खाने गायब हो जाएँगे, टेस्टी खाने। तो आई थिंक कि वो लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्ट वेरी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लार्जर कॉज, हाँ। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू ब्रिंग ईच अदर डाउन। सबको वो अगर वो नहीं करते हैं तो आई थिंक दे आर नॉट फुलफिलिंग देयर धर्मा, जिसके बारे में वो सब जगह जाके बात करते रहते हैं। धर्म की स्थापना वैसे भी कोई एक अकेला तो व्यक्ति कर नहीं सकता है। उसके साथ बहुत हम्म, सारे लोग जुड़ने चाहिए, बहुत ढेर सारे लोग जुड़ने चाहिए। और सभी लोगों को, और हमें एक ये भी बात एक्सेप्ट करनी होगी कि ऐसा है, ना तो तुम देवी देवता पैदा नहीं हुए, मनुष्य बन के पैदा हुए हो। 4 खराबियाँ जी। तुम में भी होंगी, 4 उसमें भी होंगी, 5 उसमें भी होंगी, 2 इसमें भी होंगी, 4 हम में भी हैं। ठीक है? करेक्ट। तो सबको काम एक दूसरे के साथ ही मिलके करना है। तो दूसरों की एग्जैक्टली। कमियों को इतना हाईलाइट करो कि तुम उसकी अच्छाई गुण ही दबा दो, तो वो भी आपके लोगों के अंदर का ना आध्यात्मिक दोष है ये, कि किसी ने एक चीज खराब करी तो आपको वो सफेद के ऊपर इतना सा काला है वही दिखे जा रहा है, वही दिखे वही जा रहा देखते है, हैं। दृष्टि दोष है वो। एक्चुअली है, और वो बेचारा इतना कुछ कर रहा था वो नहीं दिख रहा है आपको। तो सभी मनुष्य बन के पैदा हुए हैं, मनुष्य की तरह से ही जीवन जिएंगे। 4 अच्छी चीजें होंगी, 2 बुरी खराब आदतें भी होंगी, चलने दो, होने दो। ठीक, जी। आचरण किसी और का फॉलो करो जो आचार्य हैं, वहां से आचरण नहीं उठाना है। एक व्यक्ति से हम आचरण भी उठाएंगे, ज्ञान भी उठाएंगे, और हमें उसकी टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए है, और हमें उसका ये भी चाहिए, हमें उसके उसके पास मोटा पैसा है तो हमें उससे 2 4 6 ग्रांट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें उससे। लेकिन हमको एक ही आदमी से सब कुछ चाहिए। जब ये जी। ना ये भूल जाते हैं हम कि हर किसी की देने की एक कैपेसिटी है। कोई कुछ जी। दे जाएगा इस संसार में, कोई कुछ दे जाएगा उस संसार में। उतनी ही कैपेसिटी में उस इंसान को रखो, और जो जो दे सकता है वो एक दूसरे की हेल्प से एक दूसरे को देते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। उतना ही जी। करना था बस। बजाय इसके कि 100% फोकस हो गए कि ये ऐसे कैसे कपड़े पहन लिए, या जैसे हमारी आर्मी को बोल दिया कि वो मंदिर क्यों चले गए, उन्होंने वो दंड क्यों ले लिया उनसे, या हमारे डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि पागल है और क्योंकि वो यूएस का है तो उसको कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन मोदी जी एक गलत बात कर देंगे, या हमारे कोई भी नेता हैं, कोई भी हैं, तो हम चढ़ के बैठेंगे उनके ऊपर। अच्छा, जी। इतनी हिम्मत थी तो बोल के दिखाते वो, ट्रंप के अगेंस्ट जाके खड़े होके दिखाते। यहाँ तो अब फिर उसके नाम पे डेमोक्रेसी का नारा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जी। साथ नहीं देते हैं, एक दूसरे को काटते बहुत हैं, और एक दूसरे के साथ नहीं चलते हैं। ये एटीट्यूड तो छोड़ना पड़ेगा, सारे लोगों को ही छोड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। नहीं तो फिर वही वाली बात है, आपने बोला सोशल ईएमआई नहीं भरेंगे, ये भी सोशल ईएमआई भरने का एक तरीका है ना, कि जी। एक दूसरे के साथ मिलकर चलो, सपोर्ट करो, धर्म की स्थापना करने में सपोर्ट करो। तो आप आपसे मैं अब एक प्रश्न पूछूंगी कि ये जो बच्चे पढ़ेंगे इसको, नई वाली जनरेशन जो पढ़ेगी जी। इसको, तो उनको उनको ये सब चीज़ें फॉलो करने के लिए आप कह रहे हो कि आपने बताया कि 10 टेंजिबल आइटम्स हैं, वो आप ये सब चीज़ें फॉलो करो। तो आप जी। क्या क्या ऐसे क्या देखते हो कि मान लो किसी ने आपकी लिखी हुई सारी चीज़ें फॉलो करी, तो क्या जी। क्या एंड रिजल्ट उसे मिलेगा, कहाँ जाएगा? तो वो कैरेट क्या है जिसके लिए कि हम सोचे कि हाँ चलो कि कहानी के जैसे बुक पढ़ रहे हैं, तो वो कैरेट क्या है जहाँ पे आदमी को लग रहा है हाँ सच में मैंने ये किया, ये मेरा जी। देखो कितना सारा फायदा हुआ। तो वो दूसरे व्यक्ति को भी वो ये बताएगा कि तुम क्यों करो ये चीज, जी। क्योंकि हमने ऐसे आपने एक बड़े कॉन्सेप्ट, ओवर आर्चिंग कॉन्सेप्ट तो बता दिया कि हम माइक्रोकॉज्म एंड मैक्रोकॉज्म के अंदर अलाइनमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये ना करेक्ट। बहुत ही गूढ़ बात है, बहुत ही करेक्ट। रहस्यमयी छुपी हुई सी, बहुत ही, हमने बहुत कुछ कह दिया ऐसे E=MC² स्टाइल में, और 150 पेज जी। का फॉर्मूला खोलेंगे तो थोड़ा सा जी। खोलकर आप बताएंगे कि क्या हो जाएगा। मान लीजिए कोई सब कुछ फॉलो कर जाए। जी। जी। तो ये इंटैंजिबल्स कोई गेट हैप्पी इजी वाला फंडा नहीं है। मैं हाँ, मैं कोई बहुत बड़ी क्विक बात। ट्रिक नहीं दे रहा हूँ। तो
मेरा काम जैसे मैंने बोला कि मेरे को पुश करना है लोगों को कि इधर उधर की किताबें पढ़ना अच्छी बात है, हाँ। कोई किताब पढ़ना इज नॉट रॉन्ग, पर आपको ऐसी कोई किताबें पढ़नी चाहिए जिससे आप ही का भला हो। जैसे अगर आप योगा करोगे, आप मेरा फायदा नहीं होगा योगा करने से, पर मैं कितना भी बोलता रहूं कि योगा करो योगा करो, योगा बहुत फैंटास्टिकली काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, पर तभी करेगा जब आप करोगे। हम्म, तो काम मेरा मेरा जो उद्देश्य है कि ये सारी चीजें जो जिसके बारे में बात करी जा रही है, जिसके बारे में बोला जा रहा है, सुना जा रहा है, लोग खुद उसको ट्राई करें। क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस है मुझे कि अगर एक बार ट्राई किया, फिर उनको वापस से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि नहीं ये करते रहो, या क्योंकि फिर उन्हीं को फायदा होगा। तो इसके लिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये पढ़ लो तो आप मिलियनेयर बन जाओगे या ये कर। आप सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होगा कि आप मिलियनेयर बनो चाहे ना बनो, आपका जो इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड है वो सही रहेगा। हम्म, अभी क्या है कि अरे यार ये हो गया तो आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, ऑफिस में मीटिंग नहीं हो रही तो आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस लेने का हमने मतलब वी आर लुकिंग फॉर रीजंस, कोई कारण ही ढूंढते रहते हैं स्ट्रेस लेने के लिए, राइट? तो हम ये सारे प्रैक्टिसेस आप करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा कि आप की जो फीलिंग्स हैं या आप जो चीजें कर रहे हैं जिससे आपको लगता है कि अच्छा चलो मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कार खरीद लेता हूँ, तब फिर तो सब प्रॉब्लम सॉल्व है। अगर मैं ये घर खरीद लिया तो फिर तो मेरी लाइफ सेट है। तो धीरे धीरे वो जो रियलाइजेशन आएगा, उससे वो घर मिले ना मिले, वो कार मिले ना मिले, आप तो खुश रहोगे। तो ये अपने आप ही होता जाएगा। मेरे को कोई इंटेंशन ये नहीं है कि कोई व्यक्ति ये पढ़ के ये बन जाए। हम्म, बस इतना इंटेंशन है कि ये व्यक्ति ये पढ़ के उनका उनका परिवार, उनका आगे वाले आने वाला जनरेशन ये की चीजें कैरी फॉरवर्ड कर पाए आगे, ताकि आगे वाले लोग भी इसका फायदा उठा सके। ये टूल्स हैं, राइट? ये सारे योगा ये टूल है। अगर आप टूल्स प्रोपोगेट करोगे, वो एक ही तरीका है प्रोपोगेट करने का कि आपको उसको करना पड़े, और कोई तरीका नहीं। ये आप किसी से लेके उसको दे नहीं सकते। तो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे कल्चर, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड वैसा ही रहेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम ये जितनी भी चीजें कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हाउ डज दैट मेक अस फील, हमको कैसा फील कराता है। क्योंकि तो वो एक टोटली मेरे को लगता है कि गलत तरीका है चीजों को देखने का। क्योंकि आप डिपेंडेंट हो रहे हो कि अगर जब तक मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा तब तक मैं अच्छा फील नहीं करूंगा, मैं जब तक पिक्चर नहीं देखूंगा तब तक मैं अच्छा फील नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा तब तक मैं अच्छा फील नहीं करूंगा। तो बेसिकली आपका रिमोट कंट्रोल ये सारी चीजों के पास है। अब कोई भी, मैं आपसे फुटबॉल ले लूं तो फिर आप मिजरेबल, मैं आपसे वो ले लूं तो आप फिर मिजरेबल। तो इट इज सो इजी टू मेक यू फील मिजरेबल। तो तो ऐसा बोल ये सकते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आज की डेट में जितने ये मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस जो हैं, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रॉन्ग परसेप्शंस की वजह से सोसाइटी में परसेप्शन है, कहीं पर भी परसेप्शन है कैसा भी, तो वो जो मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं, कहीं जी। ना कहीं आपकी बुक उसको प्रिवेंट करने का एक तरीका बता रही है। वो यस, या बिल्कुल। नेचुरली कोई फॉलो करेगा वो सारी चीज़ों को, तो वो बहुत सारे जो यूथ के अंदर स्पेशली जो भी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हैं उससे वो अपने आप को बचा पाएगा। और ये तो बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा चैलेंज ही वही है बिल्कुल। मेंटल हेल्थ पैसा भी चैलेंज। बचेगा क्योंकि उसकी दवाइयाँ कितनी महँगी आती दवाइयाँ, हैं। थेरेपी, सबसे थेरेपी कॉस्टली कितनी आज की महँगी। डेट में अगर कोई चीज़ है वो है साइकोथेरेपिस्ट के पास। 10-15 साल, 8-10 साल लोग जाते ही रहते हैं। और हाँ, हर जीवन की घटना ट्रॉमा ही हो गई है। ट्रॉमा की हाँ जी। डेफिनेशन इतनी खराब हो गई है कि पता नहीं चलता है कि अच्छा मम्मी का ने थप्पड़ मार दिया तुमको, उसमें बंद कर ट्रॉमा दिया हो अलमारी में, ट्रॉमा हो गया तुमको। हम लोग कितना गया। पिटे, ट्रॉमा नहीं हुआ। तो ये एक चीज़ है, तो इसलिए मुझे लगता है मैं तो यहाँ पे सभी अपने यंग दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये बुक जरूर पढ़िए। क्यों? कि जी, आप कहीं ना कहीं अपनी गलत अज्ञान की वजह से, अपने गलत परसेप्शन की वजह से आप ये मेंटल हेल्थ स्ट्रगल तो झेलेंगे ही झेलेंगे। तो बेटर है कि ऐसी डेफिनिटली। किताबें पढ़िए जिससे वो चैलेंजेस आए ही ना। हर छोटी सी चींटी एक पहाड़ जैसी लगे ही ना आपको। पहले वो जी, दृष्टि डेवलप डेवलप हो जाएगी आपकी कि चींटी चींटी जैसी दिखनी चाहिए, सिर्फ हाथी हाथी जैसा दिखना चाहिए, पहाड़ पहाड़ जैसा दिखना चाहिए। ठीक है? जी, और हाथी को भी बिल्कुल। चींटी की तरह से धीरे 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 खाएंगे तो 2 4 4 5 10 साल में हाथी भी खा ही लेंगे। वो उतना छोटा जी, हो जाएगा, हर प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर सकते हैं।
सीधी सी सिंपल सी एग्जैक्टली। बात है। तो ये बहुत ही अच्छी बात एग्जैक्टली। बताई आपने कि बुक आपकी इस चीज़ में हेल्प करती है। तब तो मुझे ज़रूर जी। लगता है सारे टीनेजर्स को पढ़नी चाहिए, सारे यंग एडल्ट्स को पढ़नी चाहिए और माता-पिता को जी। भी पढ़नी चाहिए। उनके पास भी बतेरे सा बहुत सारे जो है गलत परसेप्शन की वजह से इकट्ठे किए हुए दुःख हैं। वो चीज़ दुःख शायद ना होती, एक नॉर्मल सी परिस्थिति होती है, आप निकल जाते। लेकिन नहीं, आजकल जी। एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया और पता नहीं क्या-क्या सारी चीज़ें एडल्ट्स को भी हो रही हैं। तो पढ़ लेनी चाहिए जी। जी। कहानी की बुक समझ के, पर एडल्ट्स को भी उतना ही सीखने की ज़रूरत है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो बच्चे पढ़ें, टीनेजर पढ़ें, एडल्ट पढ़ें, वो लोग ये देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें उनके साथ भी हुई है या हो रही है, या किसी को वो जानते हैं जिसके साथ वो चीज़ें हो रही हैं। डेफ़िनिटली। आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये जब मैं वहाँ थी तब ऐसा हुआ था, या मेरी किसी फ्रेंड के साथ। तो रिलेटेबल होगा वो पुस्तक पढ़ना। तो आपको लगेगा, पहली बात एक एश्योरेंस मिलता है कि आई एम नॉट द ओनली वन, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ ही सब बुरा होता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सबको। ये सब मेरे साथ ही खराब होता है सिर्फ़, बाकी सबकी लाइफ़ सब सेट चल रही है, सिर्फ़ मेरे साथ खराब हो रहा है। तो वो एक ट्रॉमा जो हो जाता है फिर से। हाँ, तो रिलेटेबल लगेगा, तो आप इसलिए पढ़ेंगे, 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 और आप पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि आप जो सीखे हैं वो उसमें आपको रियलाइज़ नहीं होगा एकदम से कि अरे यार! ये सारी चीज़ें भी समझ में आ गई मुझे सिर्फ़ कहानी पढ़ते-पढ़ते। यू नो, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है टाइप, हाँ। इसलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन मैं जी। पूछूंगी आपको। जी। देखिए, जो हमारी जनरेशन थी, ठीक, जो पहली बार बाहर गए, इमिग्रेशन की जी। उनकी एक फाइट थी। तो हमारी जो एक सनातन आइडेंटिटी है, जो एक हिंदू होने की आइडेंटिटी है, वो तो हम मिटाने पर ही तुले हुए थे। मिटने के जी। उसके हजार कारण थे, टैंजिबल फिजिकल कारण भी थे कि चलो इन्वेजन हो रहा था इतना, तो लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे थे भारत में। इतने साल इन्वेजन हुआ, फिर कोलोनाइजेशन हुआ, फिर हम बाहर गए, तो इन अ वे वही चलता रहा, वही चलता रहा कि वो हिंदू आइडेंटिटी, वो जो एक पोजिशनिंग होती है ना एक आइडेंटिटी की एक समाज के अंदर, वो जी। पोजिशनिंग कहीं ना कहीं हमारी बहुत ज़्यादा हिल गई। ये जो नई जी। जनरेशन है ना, ये जो जो जिनकी जो सेकंड जनरेशन वेस्टर्न कंट्रीज में रहने वाले बच्चे हैं, या आप ऐसे देख लो कि अभी सेकंड जनरेशन, वो इंडिया के ही जो नई वाली जनरेशन के लोग हैं, उनको ना अपनी हिंदू आइडेंटिटी और पोजिशनिंग क्रिएट करनी पड़ रही है। क्यों? कि पेरेंट्स से कहीं ना कहीं मिली है नहीं। हमने करेक्ट। आइडेंटिटीज और बहुत तरीके से दे दी उन्हें। एक जी। अमेरिकन पासपोर्ट छाप के दे दिया, एक ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट दे दिया कि लो अब तुम ऑस्ट्रेलियन हो गए, अब तुम इंडियन हो गए, अमेरिकन हो गए, अब तुम कैनेडियन हो गए, ये सब तो दे दिया, है ना। और अंग्रेजी की भाषा भी एक उनको एक आइडेंटिटी के तौर पे मिल ही गई, यहाँ रहने से, बाहर रहने से, ये सब कुछ करेक्ट। मिला। वो एक हिंदू आइडेंटिटी कहीं ना कहीं देना भूल गए। और करेक्ट। अब उनको यस। वो चीज़ का प्लेसमेंट फाइंड आउट करने में, उसकी इम्पोर्टेंस फाइंड आउट करने में, और अपने आप को पोजीशन करने में कि हम एक सनातनी हिंदू इंडियन हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके पास आपका पासपोर्ट ऑस्ट्रेलियन है या पासपोर्ट अमेरिकन है। तो आपकी करेक्ट। बुक ये आइडेंटिटी क्राइसिस टाइप की जो चीज़ है ना, जो यंग एडल्ट्स के अंदर देखने को मिलती है, उसको एड्रेस करती है। जी। जी, डेफ़िनिटली। अच्छा। और वो डेवलप भी करती है कि आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू कैसे होता है। अच्छा। मतलब ये जो कैरेक्टर नील है, जब तक वो भारत में रह रहा होता है अपने हाँ। पेरेंट्स के साथ, तो एक एक स्वभाव होता है उसका पेरेंट्स। फिर जब वो अमेरिका आता है, शुरुआत में उसका इंटरेक्शन उसके पेरेंट्स के साथ फिर कभी भी वैसा ही रहता है, पर जैसे-जैसे वो यहाँ पे अमेरिका में अधिक टाइम रहता है, अधिक समय दोस्तों के साथ इंटरैक्ट करता है, इस कल्चर में ज़्यादा रहता है, उसका इंटरेक्शन एक तो कम हो जाता है और क्वालिटी चेंज हो जाती है इंटरेक्शन की। धीरे-धीरे जब वो इन्फ्लुएंस होता है चीज़ों से, और बहुत सारे अ, 1 2-3 और कैरेक्टर हैं जो पुस्तक में वो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, वो उनसे मिलता है, उसको और नीचे-नीचे ले जाते हैं। नीचे इन द सेंस कि उस गहरे सेक्युलरिज़्म के खड्डे में ले जाते हैं। अच्छा। तो उसको वो उस पॉइंट तक आ जाता है कि उसको अपने पेरेंट्स से ही एम्बैरेसमेंट होने लग जाता है। अब पेरेंट्स से अब एक बच्चा जब उस पॉइंट पे आ जाए व्हेन यू आर एम्बैरेस्ड ऑफ योर पेरेंट्स, और पेरेंट्स से एम्बैरेसमेंट क्यों है? पेरेंट्स सिंबॉलिक समझ लीजिए आप। पेरेंट्स सिंबलाइज करते हैं आपका योर प्रीवियस लाइफ, आपका जो आप पहले इंडियन थे, जब भारतीय थे तब, वो पेरेंट्स अभी भी वो हैं, पर आप आगे बढ़ गए हैं, आप अमेरिकनाइज हो गए हाँ। हैं। तो अभी आपको वो सारी चीजें जो वो करते हैं, जो आप खुद भी करते थे पहले, पर यू हैव मूव्ड ऑन,
आपको वो सारी चीजें एम्बैरेसिंग लगने लग गई है। मतलब आपको अपनी आइडेंटिटी जो पहले थी वो अब एम्बैरेसिंग लगने लग गई है। अब आप क्योंकि अमेरिकनाइज हो गए हैं, और वो एम्बैरेसिंग इसलिए लगने लग गई है क्योंकि मेंटली कहीं ना कहीं हमने ये उसने सबकॉन्शियसली ये एब्जॉर्ब कर लिया कि हिंदू आइडेंटिटी अमेरिकन आइडेंटिटी से नीचे है, हाँ इंफीरियर है ना? तो तभी आपको बुरा लगेगा ना, नहीं तो अगर आपको कुछ कोई अच्छी चीज से आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो आप फिर छोटी चीज को छोड़ देंगे, आप यही होगा आपको समथिंग बेटर। तो ये जो सबकॉन्शियसली कंडीशनिंग हो जाती है सोसाइटी में बच्चों की, क्योंकि आप अपनी चीजों को इंफीरियर मानने लग जाते हैं। अगर मैं बाहर जाता हूँ, मैं कहीं खाने जाता हूँ, मैं पास्ता खा रहा हूँ रेस्टोरेंट में और मम्मी ने भिंडी की सब्जी दी है, तो मुझे वो भिंडी की सब्जी थोड़ी इंफीरियर सी लगेगी, मैं नहीं खाना खाऊंगा उस बारे में। क्योंकि अगर मैं वो टिफिन खोलूंगा तो सब बच्चे बोलेंगे अरे ये क्या खा रहा है, वो क्या खा रहा है, पास्ता खा, पिज्जा खा, बर्गर खा, ऑल दैट स्टफ। तो वो हमारी हम स्टैंड अप नहीं कर सकते कि नहीं दिस इज बेटर देन जो जो आप नॉनसेंस जंक फूड खा रहे हो, हाँ राइट? अगर हम वो पैराडाइम शिफ्ट है, सिर्फ दिमाग में परसेप्शन है। अगर आपके दिमाग में ये सेट है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे पता है ये पौष्टिक है, और दूसरा पौष्टिक हो ना हो ये मेरी माँ ने बनाया है, तो डजेंट मैटर, ये किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी। तो द लव एंड द केयर विथ विच आपकी माँ आपके लिए खाना बनाती है वो दुनिया का कोई भी शेफ नहीं बना पाए। हाँ तो उसके लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि खाना बनाते समय हम अपनी कितनी फीलिंग्स, अपना मूड कैसा है, ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो इसीलिए माँ के खाने का इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि वो जिस फीलिंग से आपके लिए खाना बनाती हाँ कोई नहीं है, बना राइट? सकता। तो वो नहीं चेंज कर सकते हो आप। तो ये आइडेंटिटी हमने हमको लगता है कि ये इंफीरियर है, इसीलिए हमको अच्छा नहीं लगता, तो हम फिर सोचते हैं कि वी बेटर आइडेंटिफाई विद समथिंग बेटर। तो इसीलिए फिर वो कैसे वो आइडेंटिटी छोड़ के फिर उसको समझ में आने लगा, क्योंकि आजकल बच्चों को लॉजिक चाहिए। तो हम्म, लॉजिकली कोई उसको समझाता है, फिर उसको समझ में आता है कि नहीं यार, अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा, पर वो कैसे हाँ उससे स्ट्रगल करता है, और ही एंड्स अप, वेयर डज ही एंड अप, वो हम्म वही पुस्तक के ऊपर। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि मतलब वो उस आइडेंटिटी हम लोग ऐसे जब अमेरिका में थे, मैं अमेरिका में जब थी तो ऐसे यूज़ करते थे ABCD वर्ड यूज़ करते थे। अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी। तो जी, यहाँ पर भी ऐसे ऑस्ट्रेलियन बॉर्न कंफ्यूज देसी ऐसे बोल देते हैं बच्चों को कि ये हैं तो करेक्ट। देसी। अब बेचारे ट्राई करते हैं कि वो ऑस्ट्रेलियन लगें और अमेरिकन लगें और होता कुछ है नहीं। फिर जैसे मेरा ही बेटा है तो वो कई बार जब वो बड़ा हो रहा था तो उसको ऐसा लगता था कि नहीं अब तो वो अमेरिकन हो गया, या अब यहाँ पे आ गए तो उसको लगता था कि अब वो ऑस्ट्रेलियन हो गया। तो कहता था कि आप मुझे आइडेंटिटी में बॉक्स कर रही हो। वो उसको लगता था मैं उसको आइडेंटिटी में बॉक्स कर रही हूँ। जब मैं उसे ये जी, याद दिला रही हूँ कि तुम इंडियन हो, है तो तुम कुर्ता जी, पजामा पहन लो, पूजा है तो, या तुम ऐसे तिलक लगाओ या ये कुछ करो, तो उसे लगता है आप जी, मुझे बॉक्स कर रहे हो। धीरे धीरे उसकी समझ में आया मैं कि जब उसे उसने अब अभी तो 23-24 साल का हो गया, तो उसको लगता है अब उसकी समझ में ये आ गया कि एक्चुअली दूसरे लोग तो मुझे इंडियन ही देखेंगे क्योंकि मेरे बाल का कलर ब्राउन है, क्योंकि मेरी स्किन का कलर ब्राउन है। तो जी, मैं तो अपने को मैं इंडियन कितना भी समझूं या ना समझूं, जी, समाज में जो मुझे देख रहे हैं गोरे लोग, वो तो उनके जी। लिए तो उन्होंने तो ऐसे स्टैंप लगा दी भाई ये ब्राउन आदमी है। ये हाँ, तो गोरा फिर है। हम जबरदस्ती घुस रहे तो हैं, ना हम इधर क्यों, के ना उधर के। हाँ तो हम क्यों समझ रहे हैं अपने आप को कि भाई, अब वही वाली बात है कि जो हंस है वो सोचने लग जाए कि मैं मोर हूँ, मोर सोचने लग जाए कि मैं हंस हूँ, हो तो सकते नहीं हो आप। करेक्ट, करेक्ट। तो बड़े हो जाते हैं तो कंफ्यूजन खुद मिट जाता है। जी। लेकिन आपकी बुक ये करने में हेल्प करेगी। ये एक बहुत ही अच्छा अच्छा योगदान है आपका। और ये माँ के खाने के लिए जो मैंने एग्जांपल दिया ना, उसका एक हाँ बहुत ही सिंपल, मैंने एक आयरॉनिक चीज ऑब्जर्व करी है, भारत में तो डेफिनेटली करी है, कि घर में जो माताएं हैं, जो आज के जनरेशन जो इंस्टाग्राम देख के खाना बनाती है, जो मॉम्स की रेसिपी नहीं देखती है, हाँ वो इंस्टाग्राम देख के खाना बनाती है, उनको रेस्टोरेंट जैसा खाना बनाना रहता है कि अरे ये तो एकदम होटल जैसा बना है, ओ राइट, ये हमने एकदम हाँ होटल जैसा बनाया है। और आप बाहर जाएंगे तो होटल कैसे मार्केट कर रहा है कि एकदम घर मम्मी का जैसा खाना, खाना। हाँ घर का खाना है, ये दादी इट नानी इज की सो रेसिपियां हैं आयरॉनिक ये। कि हम घर में होटल का खाना बना रहे हैं और होटल में हाँ घर का खाना खा रहे हैं। हाँ तो ये, और अगर जो रेसिपी होती है, आप आपकी आपकी जो परंपरा है, और हाँ आपके घर में मान लो कोई एक रेसिपी बनती होगी, हाँ वो आप जैसी बना सकते हैं, वही की वही रेसिपी आप मुझे दे देंगे तो मैं वैसे नहीं बना पाऊंगा, सेम एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स, सेम एग्जैक्ट डायरेक्शंस। तो इट इज
हाउ यू डू इट, जो एक इंट्यूशन रहता है, जो एक फीलिंग रहती है, एक इंटेंट रहता है, वो आना। और आज की ये द कॉल आउट इज टू, जो भी आज की माताएं हैं घरों में, हाँ, वो अपने बच्चों को बाइयां लगा के खाना बना रही हैं। वो अब ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो एक अलग पूरा टॉपिक है हाँ, ये फेमिनिज्म मैं का, भी एक देखती हूँ और मुझे भी बड़ा दुख फेमिनिज्म आता है कि ऐसा क्या था यार, खाना क्यों नहीं बना रहे। का। और मैं भी देखती हूँ नई वाली जनरेशन। मैंने कहा हम लोग इतने बूढ़े हो गए आज भी खाना बनाते ही हैं। कुछ भी दुनिया पलट जाए खाना हम ही बना देंगे, कुछ भी हो जाए। वो और मैं वो लेकिन नहीं। अप्रिशिएट, उससे ज्यादा कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि हाँ, हमारी जो हम आपका जो बच्चा बड़ा हो रहा है, वो लिटरली जो खाना खा रहा है उसी से उसकी बॉडी बन रही हाँ, है। जो आप बना के उसको खिला रहे हैं, बॉडी उसी चीज की बन रही है। तो नहीं तो प्यार से तो बॉडी बनेगी नहीं, नहीं, प्यार कितना दे दोगे उससे, बॉडी खाना तो देना पड़ेगा। हाँ, तो आपका बच्चा, आपके पुत्र, आपकी पुत्री, लिटरली जो आप हाँ, खाना खिला रहे हो उसमें, तो आप अपना सब कुछ क्यों नहीं दोगे उसमें। हाँ, और पुरुषों की दिक्कत है, पुरुष पुरुष नहीं बना सकते, क्योंकि जो माँ दे सकती है वो उसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। नहीं, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। तो ये जो आप इंस्टाग्राम रील बना के कितने भी फॉलोवर बना लोगे ना, वो कहीं पे भी कंपेयर्ड नहीं है जिससे आप अपने बच्चे को जो खाना बना के खिला वो दो। तो जो इतनी छोटी सी बात है, हाँ, ये टाइम स्त्री का जो भाव है ना अंदर से, वो समर्पण का भाव होता है। और जी हम आध्यात्म में कैसे देखते हैं कि पुरुष, जैसे कि पुरुष जितनी भी आत्माएं पुरुष शरीर रखती हैं, वो ना जी इंद्रिय ड्रिवन होती हैं। वो इंद्रियों करेक्ट। से चलती हैं सारी चीज़ें। और जो स्त्री शरीर रखते हैं, अगर तो उन्होंने अपनी दशा को खराब नहीं किया, ऐसी स्त्रियां होती हैं जो ये दशा खराब कर लेती, तो वो क्या ही बोले अब उनके बारे में। लेकिन जिनके अंदर स्त्री तत्व जिंदा है और जो जी संभाल के रखा, तो उनके अंदर कि उनकी धारणा और जी उनकी भक्ति का केंद्र, वो जी एक, उनकी क्रिया शक्ति और उनकी धारणा की शक्ति और उनकी भक्ति एक ही व्यक्ति पे लग सकती है एक ही बार में। वो उनका जी डिफॉल्ट फंक्शन है उनके अंदर। उनको कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती उस काम को करने में। आदमी को नर शरीर रख के हजार तपस्याएं करेगा, तब जाके उसके अंदर ना उसकी क्रिया शक्ति, उसकी भक्ति और उसकी शक्ति सब एक एक होने में ना उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो फीमेल्स के अंदर, फीमेल बॉडी वालों के अंदर ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन है हमारा। हाँ, अब वो नाइस। कुछ फीमेल्स गिर जाती हैं अपने अपने असली तत्व से गिर जाएंगी और स्त्री तो नहीं रहेगा, नारी तो नहीं रहेगा, तो वैसे ही हो जाएंगी जैसा आपने बोला कि इंस्टाग्राम देख लिया, रील बना लिया, भाव ही नहीं जागा अंदर से। तो जो सच में हमारी नानी थी या दादी थी या मम्मी थी या अभी हम लोग हैं, तो खाना बनाते तो ऐसा लगता खो ही गए। वो ऐसा लगता वो ध्यान की ही स्टेट थी कि बच्चे को ये भिंडी अच्छी लगती है या बच्चे को ये सब्जी अच्छी लगती है। बनाया जा रहा है घंटों रच रच के, बस बस के प्याज से प्यार से सब्जियां कट रही हैं, प्यार से कोई प्याज कट रही है, तो वो खाना कोई प्यार से ही बन रहा है, उसका उसका स्वाद ही कोई और है। जी तो सबको लगता है कि कितना हल्का खाना बना दिया, कितना अच्छा सा खाना बनाया कि ऐसा लग रहा है कितना सारा खा लिया, फिर भी ऐसा लग ही नहीं रहा इतना सारा खाना खा लिया। वही आप होटल का बाहर का खाना खाओ, भगवान एक रोटी खाने के बाद लगता है पेट फट जाएगा, अब और क्या ही खा ली। कितना हैवी जी लगता है वो फूड जो हम बाहर से मंगाते हैं और खाते हैं। और वही माँ के हाथ का पता नहीं कितना खा जाते थे, और अभी मैं बनाती हूँ तो कोई कितना ही खा जाता है, उसको लगता है इतना हल्का खाना मत बनाया करो। करेक्ट। और ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है, एक हाँ, यूनिवर्सिटी ने स्टडी भी करी थी, जब हाँ, मतलब दे लिटरली फेड पॉइजन टू द टेस्ट केसेस, कि कुछ लोगों को ऐसे ही खाना फेंक के, वो पॉइजन फेंक फेंक के खिलाया, और दूसरे को प्यार से खिलाया, तो वो पॉइजन भी काम नहीं किया उसको। हाँ, तो वी कैन, आप उसकी स्टडी मैं आपको भेजूंगा, यू कैन पुट इट फॉर द रीडर्स जिसको ये वेरीफाई करना इंफॉर्मेशन। बट इट जिस तरीके से खिलाया जाता है, जिस तरीके से बनाया जाता है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है जब होता माँ खाना बनाती है तो। हम बोलते थे ना बचपन से कि माँ बनाएगी तो बच्चे के अंग को लग जाएगा, है। बच्चे को न्यूट्रिशन पूरा मिल जाएगा बच्चे को। क्यों जी होता था? क्योंकि वो उस भाव से, उस प्यार से, उस चीज से बना रही है। जी तो वो भी एक बड़ी बात है। नहीं तो बाहर के खाने में भी होगा कुछ तो न्यूट्रिशन बचा ही होगा, अब जो भी है लगता ही नहीं, शरीर को खा खा के बीमार क्यों पड़ते हैं। ऐसा क्या हाँ था कि वही भिंडी की सब्जी बाहर से मंगा मंगा के खाते खाते बीमार हो गए, और सेम भिंडी की सब्जी दाल घर में खाते रहो तो बीमार नहीं पड़ते हैं। भाव का फर्क है बहुत ज्यादा। तो ये फेमिनिज्म का एक वन ऑफ द, मेरे को लगता है बिगेस्ट प्रॉब्लम है, जो फेमिनिज्म नहीं बोलूंगा उसको, सूडो फेमिनिज्म बोलूंगा, क्योंकि हाँ,
जो फेमिनिज्म समझ सकते हैं, जो एक्चुअली फेमिनिज्म को हाँ समझेंगे, वो वो वैसा कभी नहीं हाँ बोलेंगे। तो सूडो फेमिनिज्म जो आजकल चल रहा है, उसमें आजकल की महिलाओं को जो लगता है कि अरे ये मेरे को काम करना पड़ रहा है, मैं क्यों काम नहीं, करूँ? मैं भी मैं कमाने लगी तो मैं खाना क्यों बनाऊं? आदमी तो खाना नहीं एग्ज़ैक्टली बना रहा है। वही तो आप ये नहीं समझे कि अरे भैया आप मिट्टी थे, आप पानी थे। देना एग्ज़ैक्टली, काम एग्ज़ैक्टली। था, आदमी आकाश था, छत्र छाया की तरह से रहने दो उसको। जी, आप में जो जादू है, तो आप ना अपनी नहीं है। शक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे। आपके अंदर करेक्ट, एक शक्ति है और आप उसको स्वीकार करके एक्सेप्ट ही नहीं करते अपनी शक्ति को, तो वो कहीं और भी काम नहीं करती फ्रैंकली स्पीकिंग लाइफ में। वो शक्ति, जी, वो स्त्रियां ना गिर जाती हैं धाड़ से, मेंटल जी, बीमारियों का शिकार हो जाती हैं, मानसिक रोगी हो करेक्ट, जाती हैं। और जो करेक्ट। अपनी इस शक्ति को नकारती है लेडी, मैंने देखा है जी, उनके अंदर यूट्रस की प्रॉब्लम्स होती हैं, पीरियड्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, ओवरी की प्रॉब्लम्स होती हैं। कहीं ना कहीं क्रिएशन की शक्ति से लड़ गए आप, है ना? समझे नहीं कि ये आपके अंदर की बहुत बड़ी क्रिएशन की शक्ति थी, खाना बनाना, प्यार से खिलाना। इट्स अ आप उस लूजिंग बैटल है, क्रिएशन से हाँ, लड़ना तो कोई फन क्या चीज़ नहीं करें, है। नहीं सुनते। नई जनरेशन में मैंने भी बहुत देखा है ये चीज कि उस वो जी, उसको एक हीन हीन काम समझ लेते हैं, से कोई लोअर जी, सा काम है ये, हट रोटियां बेलते रहो और खाना बनाओ, ये सब। हाँ, वो तो अब अगर आपके रोल मॉडल दीपिका पादुकोण जैसी रहेंगी, तो फिर आप उनसे क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे, राइट? तो इट सर्कल्स बैक टू आप घर में क्या वातावरण बना रहे हैं, राइट? हम्म, अगर आप एक आपकी बच्ची है, आपकी बच्ची यही देख रही है कि अ, वैसा खाना बन रहा है, तो आपकी बच्ची भी वैसा ही सीखेगी, वैसा ही सोचेगी कि दैट इज़ द नॉर्म। आप माँ के खाने को इतना बड़ा हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि उन्होंने जैसा किया है, जो किया है। अगर हम भी यही करेंगे, तो हम भी अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं कि नहीं? तो हाँ अगर आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट है, नहीं तो फिर क्यों आप तारीफ़ करते हो माँ के खाने की, राइट? तो आपके बच्चे को भी तो करनी चाहिए आपकी माँ के खाने की तारीफ़। हाँ। तो बनाओ तो सही उसके लिए पहले। उनकी जनरेशन में तो ये बातें ही नहीं होंगी कि माँ के खाने, उनके जनरेशन में हाँ तो माँ की रील्स की बात होंगी। हाँ। तो दैट इज़ कितनी इंटरेस्टिंग बात बोली आपने। माँ की रील्स। हाँ। और एक दैट आपने इज़ बहुत सुंदर बात बोली कि रेसिपी बनाना, नानी जो रेसिपी बनाती थी, दादी जो रेसिपी बनाती थी, आज हम उस रेसिपी से खाना बनाते हैं, बल्कि इधर जी, इधर उधर की कोई उल्टी सीधी चीज देख के रहा। इस बात में ना हम आध्यात्म, जब मैं अपने आध्यात्म की जर्नी पे चल रही थी तो मैंने एक चीज नोटिस करी थी इस बात में कि पता है, इस सुनने से बहुत अजीब लगेगा, बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट सी बात लगेगी ये, लेकिन एक्चुअली ये सत्य है। जो रेसिपी होती है ना, वो हमारे पृथ्वी तत्व पे, हमारे फैमिली कुल कुल के अंदर हमारे सिद्ध हो जी, चुकी होती है। करेक्ट, वो यस। सिद्धि है एक्चुअली, वो रेसिपी नहीं है। वो आपके हुँ, पृथ्वी तत्व पे एक अलग तरह का प्रभाव डालने वाली एक सिद्धि है। तभी तो पुरानी पुरानी जो रेसिपी और चीजें होती थी ना, कुल आपस में शेयर नहीं करते थे कि हमारे यहाँ बहुत ये चीज ऐसे बनती है, ये मसालों का ये कॉम्बिनेशन था, हम शेयर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते थे? कि उसका प्रभाव और शक्ति कम ना हो जाए, कोई उस शक्ति को का गलत प्रयोग ना कर ले या गलत चीजें नहीं कर दे। तो उस जी, भक्ति की, उस शक्ति को, उस चीज पे एक और भी, मैं यहाँ पर आपकी इस बात पे एक और बात बोलूंगी। जो बच्चे माँ जी। के हाथ का खाना खाते हैं, पता है उनके ऊपर काला जादू नहीं किया जा सकता। हुँ, कोई बिल्कुल। काला जादू किसी भी टाइप का, वो जो उल्टा सीधा आजकल चलता रहता है ना, तंत्र मंत्र और ये जी, सब, जी, ये जी, आजकल तो बहुत ही ज्यादा हो गया है, क्योंकि वो इंटरनेट की वजह से वो सबको सब चीज का ज्ञान हो गया है कि सम्मोहन कैसे होगा, वशीकरण कैसे होगा, या इसको मार हुँ, दो, इसका नुकसान कर दो, इसके बिजनेस का, इस बच्चे के स्वास्थ्य का। माँ की शक्ति एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करती है। जो माँ जो प्यार से खाना खिलाती है ना, जो बनाती है, पृथ्वी तत्व पे पूरे पे लगा आपके, जी, आपकी प्राण शक्ति पे चढ़ा वो खाना, क्योंकि आपकी बॉडी ने उससे तेजस अग्नि यूज करके ओजस बनाया। वो स्पिरिचुअल जी, प्रोटेक्शन की पावर थी आपके अंदर। ऐसे बच्चे पे काला जादू कोई नहीं कर सकता इतनी आसानी से, जहां माँ खड़ी है, जहां माँ के जी, खाने की शक्ति से बनाया हुआ ओजस खड़ा है। अब आजकल के बच्चे क्या खाते हैं? होटल का खाना, उल्टी सीधी जी, रेसिपियां, उल्टी सीधी चीजें। तो ठीक है, हर आए आए दिन किसी को कोई मेंटल हवा खा जाती है, कहीं कोई कुछ उसके ऊपर कोई कुछ कर देता है। हर तरह के नुकसान होते हैं ऐसे बच्चों को, जो बच्चे नहीं खा रहे हैं माँ के हाथ का, और माएँ ऐसी जो रील ज़्यादा बना रही हैं और खाना कम। अरे यार, ये मुझे आप अगर बुक पब्लिश करने के पहले बताते तो मैं ये भी डाल देता कहीं स्टोरी में। नहीं, नहीं, इस बहुत स मैंने देखा है इन सारी चीज़ों से कैसे होता है।
मैं तो अभी जी, फ़ील जी, भी कर जी। सकती हूँ कि भूत-प्रेत एनर्जियाँ और ये सब कुछ कैसे बच्चों को पकड़ लेती हैं। माँ जी, ने ही उनके पृथ्वी तत्व को ना एक बार जन्म दे दिया, बाहर निकाल दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम नहीं, ज़िंदे रहो, मरे रहो, कुछ तुम्हें ठीक से माँ भूल गई कि माँ उस बच्चे की बहुत जब तक माँ ज़िंदा है ना, वो तब तक उस बच्चे की एक गार्ड है। स्पेशली अगर वो बच्चा मेल चाइल्ड है तो वो पूरी गार्ड है। क्यों? कि फीमेल चाइल्ड खुद खुद गार्ड हो जाएगी तो खुद खुद वही हो जाएगी। खुद अपने बच्चे करेक्ट। के लिए वो वही हो जाएगी तो माँ उसकी माँ की जो बेटी है मेरी जैसे सपोज कोई बेटी होती तो जो बेटी मेरी जब तक माँ ना बनती मैं उसकी गार्ड फिर भी रहती। लेकिन अगर मेरे अंडरस्टूड। बेटा हो गया तो मैं उसकी गार्ड पूरी जिंदगी में जब तक मेरे मैं चली नहीं जाती। सच अ नाइस थिंग। तो पुरुष वाला जो बच्चा होता है उसकी हमेशा रहती है माँ गार्ड। वाह! तो ये जो फेमिनिस्ट हैं, जो इक्वालिटी चाहते हैं, दैट ये तो कितना बड़ा डिमोशन है फीमेल्स को। हाँ तो डिमोशन है फीमेल्स ये। को तो कभी भी इक्वालिटी के लिए नहीं लड़ना चाहिए। क्यों डिमोट करवा रहे हो खुद को? हाँ। मैं तो हमने तो हमेशा उनको पेडेस्टल पे रखा है और आपने हाँ जो बताया है इतना अच्छी बात, वो तो ऑब्वियसली उनको ऑलरेडी एट अ हायर पेडेस्टल हैं वो। हम इक्वालिटी चाह रहे हैं, नहीं हमको तो डिमोट होना है, क्यों होना है तुमको डिमोट? हाँ तो वो परसेप्शन है, चेंज करना है कि घर के काम और ये सब इट्स लाइक जो चीज फेमिनाइन एनर्जी कर सकती है वो फेमिनाइन एनर्जी ही कोई कर नहीं कर सकती है, सकता। हाँ वो कोई नहीं नहीं कर कर सकता है। सकता और वो फेमिनिन एनर्जी अपनी पीक पे होती है जब वो माँ हो जाती है। तो माँ हम्म, होने को ऐसे कोई साधारण सी बात समझ लेना और अपनी ही सिद्धियों को भूल जाना। क्योंकि कितनी कितनी अजीब बात है कि जब एक आदमी जो है वो बेचारा 1000 साल तपस्या करेगा। हर ग्रंथ में देख लो बेचारा नर शरीर वाला आदमी मर मर के तपस्या ही करे चला जा रहा है, उसकी कुंडलिनी नहीं जाग रही। और एक जी सहस्रार तक कुंडलिनी पहुंचती है माँ जब बच्चे को डिलीवर करती है तब। एक औरत जब माँ बनती है, नारी सहस्रार तक कुंडलिनी पहुंचती है उसकी। और वो जितने टाइम बच्चे को फीड करती रहती है कुंडली अनाहत में रहती है। टिका के तो दिखाए कोई आदमी नर शरीर वाला अनाहत में कुंडली, फटे चट जाते हैं बिल्कुल, आदमी का भेजा उड़ जाता है। अनाहत जी में कुंडली टिका लेने का मतलब। और फीमेल्स जो हैं वो बच्चे को फीड कराती रहती हैं, फीड कराती जाती हैं, कुंडलिनी अनाहत में टिकी रहती है। एक की माँ नहीं, कोई दूसरा भी बच्चा भूखा दिख जाए उसे भी दूध पिला देंगी। इतनी जी अनाहत में टिकी रहती है कि उन्हें बच्चे बच्चे में फर्क महसूस नहीं होता। वो किसी की भी माँ बन जाती हैं। पहले भी होता था ना कि करेक्ट। आप माँ को जैसे अगर दूध पूरा नहीं पड़ रहा तो कोई दूसरी लेडी भी दूसरा गांव की बच्चे को दूध पिला देती थी। और कैसे जी बच्चा देख कर दूध आ जाता था माँ के उसमें हाँ आंचल जी में। तो वो चीजें कैसे हो जाती थी? सिद्धि है ये कुंडलिनी की जागना, ये सब कुछ सिद्धि। वो सब नहीं समझ रहा है कोई भी आजकल। लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आदमी जैसे हो जाओ। अरे क्यों हो जाए भाई? नहीं होने क्यों का। डिमोट कर? बहुत ही डिसएडवांटेज्ड कंडीशन है वो। यस सबरीमला में जाना है ना इनको, क्योंकि तो वो दैट्स अ वो दूसरा कैन ऑफ वर्म्स है, उसको नहीं खोलते हाँ हैं। तो अब आप कोई दूसरी बुक लिख रहे हैं? आप तो बहुत इंटरेस्टिंग बुक लिख रहे हैं। कोई दूसरी बुक लिखने का सोचा आपने? अभी ये आ जाए पहले, अभी ये amazon.in पर प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल है। अच्छा तो कुछ ही दिनों में amazon.com पर भी रिलीज हो जाएगी। ठीक है। तो फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कोई भी amazon.com पे amazon पे उसको ऑर्डर कर सकता है। और तो मैं आप आई होप हम डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स डाल देंगे हाँ, तो आप मुझे लिंक्स दे दीजिएगा सारे, तो मैं वो जी जहाँ पर भी अवेलेबल जैसे-जैसे होती जाएगी हम वो लिंक्स डाल देंगे आपके। और जी हमेशा आप जब कहेंगे कि हाँ, अभी एक और नया कोई लिंक है, तो हम पब्लिश हो जाने पॉडकास्ट पब्लिश हो जाने के बाद भी लिंक एडिट कर सकते हैं। तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूँगी कि ज़रूर पढ़ें और बुक को ऑर्डर करें और समझें और सही मार्ग पर चलें और सही चीज़ें करें। किसी भी तरह के उल्टे-सीधे चीज़ों में फँस के अपना समय, अपना जीवन व्यर्थ ना करें, नष्ट ना करें। वरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर आपको बुक पब्लिश होने के बाद कुछ और भी जानकारी आपको देनी रहेगी, आपको लगेगा कि हाँ संसार को ये बताने से, बच्चों को ये बताने से, स्पेशली वेस्टर्नाइज्ड किड्स को जो भी बताना चाहते हैं आप, उसको बताने से कोई फ़ायदा होगा तो हम ज़रूर आपके साथ और भी पॉडकास्ट कर लेंगे। बहुत जी बहुत जी धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकृति जी। अ, बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है आपसे बात करना। तो आप जितना काम कर रहे हैं, जितना आपने समाज के लिए किया है और कर रहे हैं सतत, तो आपके जैसे लोग उतना काम करते रहें और तभी जाके आप और आपके जैसे लोग हमको क्लोन करने हैं।
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।